जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उसके पास अपने डिक्लेरेशन फाइल करेंगे ताकि हम लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं। और ऐसे ही अगर वो लीगल रिलेशनशिप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उनको अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। जैसे मुस्लिम समाज के अंदर हलाला का प्रावधान था जी, उसको हमने रोक दिया जी। डाइवोर्स के लिए कॉमन ग्राउंड, चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी हो जी, किसी भी समाज के तबके का आदमी हो, कॉमन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। इस कानून के अंदर भी हमने लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रखा है, उनको बराबर का हिस्सा मिलेगा। और चाहे वो किसी भी सोसाइटी के, हमने फादर और मदर को दोनों को क्लास 1 हेयर बनाया है, लेकिन उनको एक हिस्सा ही दिया गया है। उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसका हिस्सा सक्सेशन में नहीं जाएगा, वो दूसरे पार्टनर को मिलेगा। कानून के बनने के बाद एक आदमी एक औरत होते हुए सिर्फ एक ही शादी रख सकता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये मेगा इंटरवेंशन हुआ। ये मेगा इंटरवेंशन। इवन लिविंग रिलेशनशिप में जो अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको लेजिटिमेट गिना जाएगा, वो इलेजिटिमेट नहीं की। नमस्कार, मैं हूँ आलोक कुमार। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी आज उत्तराखंड की वास्तविकता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन इसे बनाना, उसे लागू करने लायक पहुंचाने में न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, जो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और वहां से उनकी महती भूमिका रही है। और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने सामान्य नागरिक संहिता के पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जस्टिस कोहली। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। इसकी तैयारी में क्या मुश्किलात आई या बड़ा सहज मामला था, क्योंकि संविधान के 44वें अनुच्छेद में तो उसका जिक्र है 1950 में। देखिए आलोक जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमारे संविधान में है और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो तकरीबन 100 साल से पुराना ये विषय है। जब से संविधान बनाने की तैयारी हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई, तो इस आर्टिकल को एक अहम दर्जा दिया गया और बड़े लंबे अरसा के डिबेट के बाद आर्टिकल 44 बनाया गया। इसको सब लोग जानते हैं, पढ़ा भी है। मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर 3 किस्म की थिंकिंग है इस विषय को लेकर। एक वो लोग हैं जो वुमेन राइट्स के पक्षधर हैं, औरत को समाज में अच्छा दर्जा मिले, मान इज्जत मिले, उसके पक्षधर हैं। समाज का अंग है जो माइनॉरिटीज और रिलीजन फ्रीडम की बात करता है, वो इसके खिलाफ है। अलग पहचान है जी, उसको लेके परेशान है, वो लेके परेशान है। एक तबका जो है, जो उसका पक्षधर है, उसका अपना एक व्यू है, एक सोच है, और उस सोच में आज आपने देखा होगा समाज के अंदर सेकुलरिज्म एक ऐसा विषय है जिसको लेके हर आदमी सेकुलरिज्म का प्रोटोगोनिस्ट अपने आप को समझता है, मानता है कि सेकुलरिज्म तो सिर्फ मेरे कंधों पे है। लेकिन सेकुलरिज्म के सही मायने क्या है, ये समझने की जरूरत है। जो माइनॉरिटीज और रिलीजन की फ्रीडम की बात करते हैं वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज समाज के अंदर जरूरत है एक इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव, प्रॉस्पर, इक्वल, जिसको हम इगैलिटेरियन भी कहते हैं, सोसाइटी होनी चाहिए। जो इसके पक्षधर हैं उनका ये भी कहना है कि इससे समाज में, देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन भी होगी। तो इसलिए 3 किस्म के व्यूज हैं, हमको उसको मद्देनजर रख के अपनी डिबेट करनी। लेकिन ये बताइए, ये बड़ा जटिल काम था, 75 साल लग गए, राज्यों को कहा गया था और उसमें अव्वल साबित हुआ उत्तराखंड। तो ये जो 3 व्यूज आप कह रहे हैं या 3 खांचे कह रहे हैं, यूनिफाइड सिविल कोड को लागू करने में, सामान्य आचार संहिता को लागू करने में परेशानी का सबब रहा था कि तीनों को कैसे जोड़ा जाए। तो एज ए क्रिएटर क्या मुश्किलात आए इसे जोड़ने में? ऐसा है, हमने इस चीज को लोगों की राय जाननी ज्यादा जरूरी समझी और हमारी कमेटी ने उत्तराखंड के अंदर 36 जगहों पर अपनी मीटिंग रखी और जिसमें सब लोगों को बुलाया गया, लोकल लोगों की राय ली गई। उसमें ट्राइबल्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, पहाड़ी भी हैं और समाज के दूसरे जो तबका के लोग हैं वो सब आए। वुमेन आई, औरतें काफी तादाद में आती रहीं और मुझे खुशी है ये बताने में कि ना तो उत्तराखंड के अंदर ट्राइबल लोगों ने इसको अपोज किया और मुस्लिम्स की भी एक सेक्शन जो थी जिसमें ज्यादातर औरतें शामिल हैं, उन्होंने इसको बनाने में हमारी मदद की। और
उनका ये व्यू था कि औरतों के हकूक को बचाने के लिए ये एक बड़ा जरूरी कदम है। तो हमने सब लोगों से अपने व्यू लिए। उसके बाद हमने बल्कि साथ साथ हमने अपना पोर्टल बनाया जिसमें तकरीबन 2,30,000 के करीब हमें ईमेल आई, व्हाट्सएप मैसेज आए और लोगों ने जो हमारी मीटिंग्स में खुद पार्टिसिपेट करके इसका समर्थन भी किया। कुछ लोग सेक्शन ऑफ द पीपल उन्होंने अपोज भी किया। तो सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको जो डिफिकल्टी जो फीडबैक हमें मिला, हमने उस फीडबैक को एक बेसिस बना के इस कानून की रचना करने में। जस्टिस अब लागू हो गया, आपकी मेहनत रंग लाई, लेकिन जो पहला मामला जो सामने निकल के आया है, एक मामला है लिविंग इन रिलेशन का। आप महिला हकूक की बात कर रहे थे, उसमें आपने शायद यूसीसी में आपने पाबंद किया है कि लिविंग इन, लिविंग एग्जिट, ये तमाम चीजें रजिस्टर्ड होंगी। और लेकिन ये जो मामला सामने आया, जो भी होगा वो बड़े गोपनीय तरीके से होगा, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में ये बात आई है और लगा है कि सामान्य नागरिक आचार संहिता लागू होने के बाद ये मुश्किलात सामने आ रहा है और काफी प्रदर्शन वगैरह आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा है, लिविंग रिलेशनशिप तो इस कानून ने कोई मान्यता नहीं दी है, इसको लीगली कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उनका कोई स्टेटस नहीं बनाया गया है कानून के अंदर। रिकॉग्निशन तब होती है जब उनका कोई स्टेटस डिक्लेयर किया जाए। ये जो लिविंग रिलेशनशिप का चैप्टर है इस कानून के अंदर, उसके मुताबिक जो भी लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं वो कानून बनने के बाद अपनी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उसके पास अपने डिक्लेरेशन फाइल करेंगे ताकि हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं। और ऐसे ही अगर वो लिविंग रिलेशनशिप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उनको अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। आपने पिछले कई सालों से देखा है कि लिविंग रिलेशनशिप की कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं देश के अंदर, आज भी हैं, कि जो औरतें कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, उनको एक एंजॉयमेंट का सोर्स बनाया जाता है। कई जगह मिस रिप्रेजेंटेशन से शादीशुदा लोग भी लिविंग रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो अलग अलग कम्युनिटी जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उसको भी अडॉप्ट करते हैं। तो उसको औरत के महफूज रखने के लिए ये हमने सोचा और समझा और इसलिए हमने ये प्रावधान बनाया कि वो अपनी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। जो लेकिन डिक्लेरेशन फाइल करते ही ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा मामला, ऐसा संकट नहीं है? देखिए, पब्लिक डोमेन में तो आ जाएगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली इसकी एक्सेस जो है वो पार्टीज को ही होनी चाहिए, जो ऐसी हमारी मंशा थी। तो अब अल्टीमेटली कानून के मुताबिक क्या होगा क्या नहीं ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मंशा यही थी कि एक डिक्लेरेशन फाइल की जाए जिससे पता चले कि कौन किसके साथ रह रहा है और मुश्किल की घड़ी में उनको सेफ्टी की जाए। जैसे ये भी कॉमन व्यूअर्स देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आम दर्शक, क्या बदलाव आया है सोसाइटी में इस सामान्य नागरिक संहिता के लागू होने से? उत्तराखंड की तरफ बात करें। हाँ, उत्तराखंड की बात ही कर रहे हैं। एक तो आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन फाइल की हैं और कुछ डिक्लेरेशन जो अथॉरिटीज ने मंजूर भी कर ली हैं, बाकी एग्जामिन की जा रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लोग आगे आ रहे हैं, वो इस इशू को समझ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और खासकर जो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं बेचारी, उनके लिए ये बड़ा अच्छा कदम है, सेफ गार्ड है। तो बाकी उत्तराखंड की बात करें तो ये थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है कहीं न्यूज़पेपर में भी, कहीं कुछ भी, कि इसमें शादी के जो प्रावधान है वो एक हो गए। ऐसी बात नहीं। तो फिर कानून के मुताबिक हर रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो अपने अपने शादी के तरीके से शादी करेंगे। अगर मुस्लिम है तो वो अपने तरीके से करेंगे, क्रिश्चियन अपने तरीके से करेंगे, हिंदू अपने तरीके से करेंगे। तो शादी अपने अपने रस्म रिवाज तरीके से की जाएगी, लेकिन डाइवोर्स के लिए जो ग्राउंड्स हैं वो कॉमन नहीं। अच्छा, वो अलग नहीं होंगे। और जो जैसे मुस्लिम समाज के अंदर हलाला का प्रावधान था जी, उसको हमने रोक दिया जी।
डाइवोर्स के लिए कॉमन ग्राउंड, चाहे किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी समाज के तबके का आदमी हो, कॉमन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है जी। तो ये हमने एक अच्छी बात की है और इस एक्ट को उत्तराखंड में लागू किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से, जो किया जा सकता है क्योंकि अभी तक बाकी देश के अंदर इस मसला पर और भी कानून है लागू। सर, ये एक दूसरा पहलू कि विवाह के बाद के उत्तराधिकार को लेकर के शायद आपने इसमें कुछ ऐसा नहीं प्रावधान किया है कि उत्तराधिकार में क्या शेयर हो। नहीं, ऐसा है जी। इसमें वो भी लड़की और लड़के को इक्वल राइट्स दिए गए हैं सक्सेशन। जो पहले कानून था कि जो कोपार्टनर हैं, जो जॉइंट हिंदू फैमिली के लोग हैं, वो उसमें लड़के को शेयर दिया जाता था, लड़की को नहीं दिया जाता था। वो तो कानून पहले से ही बन गया था। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई थी कि लड़की जो है वो भी कोपार्टनर मानी जाएगी। वो लड़कों के बराबर का हिस्सा जद्दी जायदाद में भी, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें भी उसको लड़के के बराबर हिस्सा मिलेगा। और इस कानून के अंदर भी हमने लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रखा है, उनको बराबर का हिस्सा मिलेगा। और चाहे वो किसी भी सोसाइटी के तबके से, किसी भी धर्म के, मुस्लिम में भी हो, सबको एक जैसा सब पे एक जैसा हिस्सा मिलेगा जी। एक थोड़ा सा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी था कि जो फादर था जी, फादर को क्लास 1 हेयर नहीं गिना जाता था। मदर अपने बेटे की और जायदाद में हिस्सेदार होती थी उसके बच्चों के साथ, फादर नहीं होता था। तो वो फादर बेचारे के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती थी क्योंकि वो क्लास 1 हेयर नहीं था, तो उसको इग्नोर किया जाता था। हमने फादर और मदर को दोनों को क्लास 1 हेयर बनाया है, लेकिन उनको एक हिस्सा ही दिया गया है। उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसका हिस्सा सक्सेशन में नहीं जाएगा, वो दूसरे पार्टनर को मिलेगा। इसको ठीक से समझा दीजिए, माँ और बाप के तरीके से आप बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, मतलब कि बाप और माँ को सक्सेशन में बाप को भी माँ के साथ बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी दोनों को एक ही हिस्सा मिलेगा। पहले माँ के हक में था ये कानून, आपने पिता को भी क्लास 1 में लाया गया है और दोनों को एक हिस्सा दिया गया है, एक हिस्सा दिया गया। और दोनों में से किसी एक की डेथ के बाद वो उसका हिस्सा दूसरे पार्टनर को जाएगा, ना कि सक्सेशन के तहत बच्चों को जाएगा। दोनों के बाद वो सक्सेशन में बच्चों के पास जाएगा। अच्छा, दोनों के परवरिश ये सबके पास हो गया। मतलब ये तरीका मुस्लिम में था सबके लिए। तो उनको भी आपने हिंदू रिलीजन किया, उसमें भी इसमें पहले भी मुस्लिम लॉ के तहत भी उनको हिस्सा था, लेकिन अब हमने उसको जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में बल्कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन थी फादर के लिए, तो उसको अपग्रेड किया हमने, उसको बराबर, क्योंकि देखते हुए लोगों की बातें सुनते फीडबैक से हमने इसको बनाया। तो अब मतलब अलग पहचान आप कह रहे हैं कि ये खतरा नहीं है, अलग पहचान रख सकते हैं आप। शादी ब्याह हिंदू रीति से कर रहे हैं, मुस्लिम रीति से कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, रीति पे आपने हस्तक्षेप नहीं किया, आपने न्याय या संहिता पर हस्तक्षेप किया है, यूनिफिकेशन उसमें किया है कि एक ही इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा। इसको बनाने में विरोध का पहलू कहाँ झेलना पड़ा आपको, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ज्यादा सोचा जाता था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं जी, वो इसको अपोज करेंगी, लेकिन उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, मैं बाकी ट्राइबल एरियाज की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड के जितने भी ट्राइबल एरियाज थे, उनमें हमें इस कानून के हक में सपोर्ट मिली है और विरोध बहुत कम हुआ है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से थोड़ा सा कई जगह पर विरोध हुआ है, लेकिन उसमें भी औरतों ने सपोर्ट भी किया है और कुछ औरतों ने विरोध भी किया है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी तकरीबन वो अपने हक को महफूज रखना चाहते थे, लेकिन उसका विरोध ज्यादातर नहीं हुआ। वो किस ढंग का हक था जो उसमें महफूज रखना चाह रहे थे? हाँ जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में किस ढंग का हक था? उनके अपने मसाइल थे, लेकिन ज्यादातर इससे रिलेटेड नहीं थे। उनको शक था कि कहीं इस कानून के अंदर उनके शादी के तरीका को खत्म न किया जाए। तो शादी का तरीका यथावत रहेगा हर आदमी, लेकिन
अब जैसे मुस्लिमों के अंदर 3 तलाक या बाकी प्रावधान था, इसी ढंग से आदिवासियों के अंदर अलग अलग व्यवस्था थी, उन सब में आया होगा दिक्कत ना कि आप यूनिफाइड। जहां तक तलाक का संबंध है जी, तलाक सिर्फ कानूनी तौर पर होगा। बिना इस कानून के तहत तलाक की जो पिटीशन है उसके बिना तलाक किसी को नहीं मिलेगा। जैसे मुस्लिम में तलाक, जी, वो तो ट्रिपल तलाक था, हर किस्म के तलाक के कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, वो चीज खत्म हो गई। एक और बात, मुस्लिमों में बहु पत्नी वाली व्यवस्था बनी रहेगी यूसीसी लागू होने से या नहीं? एक पति 2 से 1 से ज्यादा पत्नी रख सकते? नहीं, इस कानून के बनने के बाद एक आदमी एक औरत होते हुए सिर्फ एक ही शादी रख सकता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये मेगा इंटरवेंशन हुआ, ये मेगा इंटरवेंशन, हलाला का मेगा इंटरवेंशन। और 1 से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते हैं आप, किसी भी सूरत में नहीं रख सकते, जो हिंदू लॉ में था पहले, अब इसको आपने यहाँ भी किया। इसमें यहाँ भी यही तो एतराज था इस्लाम मानने वालों को और आदिवासी जो पुरातन व्यवस्था में जो बहुपत्नी रखा, ये भी इतराज था। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 से ज्यादा पत्नी है उत्तराखंड के अंदर। ये जो अब लड़कियों के राइट को लेकर के जो विवाह के बाद जो बातें हैं, उसका कहाँ तक जिक्र कर पाए? जैसा आपने कहा कि स्त्रीवादी समाज में पैरवी बढ़ती जा रही है कि स्त्रियों को बराबर हक मिले, बेटा बेटी को बराबर मिले, कॉमन हो, उसमें कहाँ तक आप इसमें उस पोजीशन को लाने वाले नए मॉडर्न बच्चों को कहाँ तक आप इसे सेफ गार्ड दे पाए? मुझे लगता है कि सक्सेशन के मसले में लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है इस कानून के अंदर, बल्कि लड़कियों और लड़के बराबर के हकदार हैं, गिने गए हैं और बराबर के राइट्स हैं उनको। और इवन लिविंग रिलेशनशिप में जो अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको लेजिटिमेट गिना जाएगा, वो इलेजिटिमेट नहीं गिना। इस कानून के अंदर कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट नहीं गिना जाएगा। हर बच्चे के राइट जो हैं वो एक लेजिटिमेट बच्चे की तरह ही महफूज रखेगी। अब देश में अलग अलग हिस्सों में इसके बाद आवाज उठ रही है। अब तो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उस आगे पड़ोस वाले राज्य असम में बहुत शुरू से इसकी बात हो रही थी और उन्होंने तय किया है। इसी ढंग से गुजरात ने कहा है कि होड़ सी मच गई है। तो आपको लग रहा था कि ये जो आप रिजॉल्व करेंगे पूरी तैयारी के बाद, इतने देश भर में ऐसी पैरवी शुरू हो जाएगी? देखिए, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाए, बनाया जाए। और पार्लियामेंट को कई बार कहा गया कि ये कानून लाया जाए। तो लेकिन इस कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट को भी अख्तियार है और स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली को भी अख्तियार है, लेजिस्लेचर को भी अख्तियार है। तो अपने अपने तरीके से स्टेट, अलग अलग स्टेट इसको बनाना चाहते हैं और जैसे उत्तराखंड ने बना लिया, बाकी भी बना सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो इसको देशव्यापी कानून भी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सुझाव धन्यवाद देश के बाकी हिस्सों में भी लागू हों और ऐसे ही कानून के आंखों से पट्टी हटे। बहुत बहुत धन्यवाद।